Alright guys, welcome to JEE Academy by Acumen। JEE Academy Acumen में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। So guys, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं सॉम के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमें एसएससी जेई में काम आएंगे, आरआरबी जेई में काम आएंगे, यूपी ट्रिपल एससी में काम आएंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और अच्छी बात है आज के इस सेशन में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उमा शंकर त्रिपाठी और आज के सेशन में हम ढेर सारे सॉम पे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हियर वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सडन लोडिंग। ठीक है, हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकस्मिक लोडिंग होने के लिए सही है, यानी सडन लोडिंग की बात कर रहा है। चलिए पढ़ते हैं। स्ट्रेस इंड्यूस इन सडन लोडिंग इज ड्यू टू दैट ऑफ द नॉर्मल लोडिंग। बेटा यही सही हो गया। क्यों? क्योंकि जब हमारी सडन लोडिंग होती है ये एक प्रकार की इंपैक्ट लोडिंग होती है और इसमें एक टर्म हमारा आ जाता है इंपैक्ट फैक्टर, जो कि क्या होता है 1 + √1 + 2h अपॉन डेल्टा स्टैटिक। ओके, तो जब इस वर्ड का यूज हो जाता है सडन, ठीक है, तो सडन मतलब क्या होता है? सडनली अप्लाइड, राइट। सडनली अप्लाइड लोड के केस में जो इंपैक्ट फैक्टर होता है इसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। तो इंपैक्ट फैक्टर 2 होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि इंपैक्ट की वजह से जो स्ट्रेस आती है वो क्या होती है? वो होती है स्टैटिक स्ट्रेस इनटू इंपैक्ट फैक्टर। और सडनली अप्लाइड लोडिंग केस में इंपैक्ट फैक्टर एग्जैक्टली 2 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रेस इंड्यूस टू सडन लोडिंग इज डबल दैट ऑफ द नॉर्मल लोडिंग। मतलब नॉर्मल लोडिंग की केस में नॉर्मल लोडिंग क्या है? स्टैटिक लोडिंग। ठीक है, स्टैटिक लोडिंग के केस में जो स्ट्रेस आएगी अगर वही लोड सडनली अप्लाइड हो जाता है तो वो स्ट्रेस कितनी हो जाती है? ट्वाइस हो जाती है। चलिए वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the change percentage in Euler's buckling load if the diameter of the column is reduced by 10%? तो Euler's buckling load यानी PE, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? π² E I min अपॉन LE², राइट। π² E I min अपॉन LE²। सो इफ द डायमीटर, सो अगर हम यहां से ऐसा बोले, देखो ये जो बकलिंग लोड है, तो देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आप करते हो जिसमें किसी एक पैरामीटर को, एक वेरिएबल को चेंज कर देता है, तो सबसे बेस्ट वे है कि आप उस चीज को उसकी प्रोपोर्शनैलिटी में देख लीजिए। जैसे अगर मैं बोलूं देखो π² ELE, इससे कोई मतलब नहीं है, ये इनमें कोई चेंज नहीं है। चेंज किसमें है? डायमीटर में। तो डायमीटर चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? हमारा मिनिमम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये d⁴ के प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या हम सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं PE इज प्रोपोर्शनल टू d⁴? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब बोलते हैं कि भैया हमारा जो डी हो गया वो 90% हो गया, 10% रिड्यूस हो गया, मतलब 90% हो गया, तो 0.9 d⁴, यानी कितना हो गया? ये अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो देखिए कैसे कैलकुलेट, सर एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो 0.9 इंटू 0.9 यानी 0.81। ठीक है, 0.81 में 0.9 करो, फिर 0.9 करो। ठीक है, तो अब आप सोचिए ये कितना कम होगा। भाई ये दोनों तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब ये स्क्वायर हुआ तभी 0.81 हो गया, यानी 19% तो वहीं के वहीं कम हो गया। 19% तो वहीं के वहीं कम हो गया। ठीक है, अब 19% वहीं के वहीं कम हो गया, तो ये 4 और 6 तो नहीं हो सकता, तो भाई 34 और 59। अब ये नहीं होगा अगर आप थोड़ा अंदाज लगाएं, भाई इतना कम थोड़ी ना हो जाएगा। भाई 0.81 में 0.81 आप मल्टीप्लाई करिए, तो 0.81 तो 1 को इग्नोर करिए, 0.8 लगभग कितना हो गया? 0.64 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? भाई 0.8 नियरली 0.64 के करीब आ गया, यानी जो नया ऊलर बकलिंग लोड था वो पुराने से 0.64 टाइम्स हो गया। तो पुराने से 0.64 टाइम हो गया, तो मतलब क्या लग रहा है कि आसपास हमारा 34% रिडक्शन हो गया। देखिए एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है तो बहुत बढ़िया दिमाग लगा के करने चाहिए, अंदाजा लगा के करना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, जैसे मैंने अभी किया, क्या लॉजिक लगाया भाई? 0.9 इंटू 0.9 कितना हो जाएगा? 0.81 हो जाएगा। 0.81 यानी स्क्वायर करने से ही पहले 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अभी 0.81 इंटू 0.81 करिए, तो 0.8 इंटू 0.8 करिए, नियरली 0.64 बन रहा है।
नियरली 0.64 बन रहा है, यानी 36 के आसपास। तो 36% के आसपास क्या हो गया, 34 हो गया। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो हमारे हिंदी भाषी भाई हैं, जिनको हिंदी ज़्यादा बेटर समझ में आती है, उनके लिए हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है। और क्वेश्चन करने से पहले गाइस आप सबसे पहले तो ये करिए कि वीडियो को स्टॉप करके एक बार खुद टिक लगा लिया करिए, या जल्दी जल्दी खुद टिक लगा लिया करिए जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूँ। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, व्हेन अ स्टील कॉलम इज सेड टू बी शॉर्ट द स्लेंडरनेस रेशियो इज। सर हमें पता है अगर शॉर्ट कॉलम की बात करें तो स्लेंडरनेस रेशियो लगभग 30 से कम होता है। अगर 30 से 100 या कुछ बुक्स में 120 दिया होता है, अगर 30 से 120 होता है तो मीडियम कॉलम होता है, और 120 से ज्यादा हो तो आपका लॉन्ग कॉलम हो जाता है, जिसमें आप बकलिंग वाली थ्योरी लगाने लग जाते हो। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्ट्रेस बीम एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, कर्वी लीनियर है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। तो कैसे करें भाई, हमें पता है m/i इज इक्वल टू सिग्मा b/y इज इक्वल टू e/r। बताइए e और r कैसे दिख रहे हैं सर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दिख रहे हैं भाई। e/r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि e इज प्रोपोर्शनल टू r है, यानी समानुपाती हुआ, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। वंडरफुल। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, the formula for the extension of a tapered bar of length L and tapered diameter D1 and D2, यानी हमारी एक tapered bar है। ठीक है, ठीक है, तो tapered bar कैसी होती है, कुछ इस तरीके की आपकी tapered bar है। मान लीजिए ये D1 है, ये D2 है। मान लीजिए ये आपका D1 है और D2 है। ठीक है, D1 है एंड D2 है, और इसके ऊपर मान लो अगर आपने कोई लोड लगा दिया P, ठीक है, तो इसका डिफ्लेक्शन कितना होता है, ये होता है PL अपॉन π/4 D1 D2 इंटू E। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहां से क्या करिए, 4 को ऊपर भेज दीजिए, तो 4PL अपॉन πE D1 D2, तो 4PL अपॉन πE D1 D2, पहला ये ऑप्शन हमारा मैच कर गया। टेपर्ड बार वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट होता है। आइए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इन द सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ कंसंट्रेटेड लोड P एट इट्स मिड स्पैन। साधारण रूप से समर्थित बीम की मध्य लंबाई पर एक संकेंद्रित भार है। ठीक है, P के साथ इसके वंकन गुरुत्व का अधिकतम मान है। ठीक है, यानी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है। तो भाई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर पे लोडेड है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम जो हमारी सेंटर पे लोडेड होती है, इसका BMD कैसा बनता है, इसका BMD कुछ इस प्रकार का बनता है, और इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या आता है, PL/4 आता है। यानी क्या ऑप्शन हुआ गाइस, ये हुआ ए ऑप्शन। अंडरस्टूड। आइए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन अ प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट इज सिग्मा x सिग्मा y इज इक्वल टू 500 मेगापास्कल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तो सिग्मा x सिग्मा y, ठीक है, आपको दिया है 500, यानी स्टेट ऑफ स्ट्रेस अगर हम बनाएं तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस हमारी कैसे बन गई भाई, ये बन गई हमारी स्टेट ऑफ स्ट्रेस, है ना, ये भी है 500, ये भी है 500, 500 एंड 500। तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस आपकी क्या बन गई, कुछ इस तरीके की स्टेट ऑफ स्ट्रेस बन गई, यानी हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस जैसा कुछ हिसाब किताब बन रहा है। अब यहाँ पे मोर सर्कल बनाएंगे तो मोर सर्कल कैसा बनेगा बेटा, तो मोर सर्कल कैसा बनता है, यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। कैसे भाई, सिग्मा x भी 500 है, सिग्मा y भी 500 है, यानी मोर सर्कल क्या बन गया, पॉइंट बन गया। अब जब भी मोर सर्कल पॉइंट बनता है, देखिए हमारा स्पेशल केस है। अगर आपने एक्यूमेन में पढ़ाई की होगी, हमारे यहाँ पे पढ़ा होगा, तो आपको ये अच्छे से पता होगा। 3 स्पेशल केसेस हमारे मैक्सिमम पूछे जाते हैं। एक होता है जब मोर सर्कल पॉइंट बनता है, यानी हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस। एक होता है जब कोई बार प्योर एक्सियल लोड पे सब्जेक्टेड होती है, और एक होता है प्योर टॉर्शन का केस। ये 3 केस इतनी बार पूछे गए हैं कि आपको एक तरीके से याद ही होने चाहिए। तो मोर सर्कल पॉइंट बन गया गाइस। अभी मोर सर्कल अगर हमारा पॉइंट है बेटा, तो मोर सर्कल पॉइंट है तो क्या होता है, एवरी प्लेन इज अ प्रिंसिपल प्लेन, सारे के सारे प्लेन प्रिंसिपल प्लेन हो जाते हैं। शेयर स्ट्रेस कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती, शेयर स्ट्रेस पूरी तरीके से 0 हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से बात करें तो भाई क्या पूछा, हमसे पूछा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, फिर से कहता हूँ, हमारे जो हिंदी भाषी भाई हैं जिनको हिंदी में ज़्यादा कंफर्ट है,
ऐसे जो छात्र हैं, छात्राएं हैं जिनको हिंदी में ज़्यादा कंफर्ट है, वो बिल्कुल यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अभी भैया हमको बोलता है नॉर्मल स्ट्रेस 45 डिग्री पे, तो भैया सारे के सारे प्लेन प्रिंसिपल प्लेन है, यानी 45 डिग्री पूछे, 30 पूछे, 50 पूछे, 55 पूछे, कुछ भी पूछे, हर जगह नॉर्मल स्ट्रेस सेम ही रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 500 मेगा पास्कल, ठीक है, स्टैंडर्ड केस है। आइए नेक्स्ट केस पे आते हैं। आइए, Which of the following column has the formula for the Euler buckling load? ठीक है, Euler buckling load के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला है? तो क्या दिया हुआ है? पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। तो कौन सी कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला बनता है बेटा? कौन सी कंडीशन के लिए फॉर्मूला बनता है? तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा, ये फॉर्मूला हमारा बनता है किसके लिए बताइए? तो जब हमारे दोनों एंड हिंज होते हैं भाई, ये तो जनरल फॉर्मूला क्या है हमारा? पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है ना बेटा, याद है? ये वाला हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो इस जनरल फॉर्मूले में बेटा अगर हमारा एल ई बराबर एल है, यानी एग्जैक्टली जो इक्विवेलेंट लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम के है, तो उस समय ये फॉर्मूला बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा दिखेगा। ऐसा कब होता है? जब दोनों एंड हमारे हिंज होते हैं, ठीक है। कॉलम विल तो पहला नहीं हुआ, ठीक है। कॉलम विद वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री, कॉलम विद वन एंड फिक्स अदर एंड हिंज, ठीक है। कॉलम विद बोथ एंड फिक्स, पहले केस में क्या बनता है? एक एंड फिक्स है, एक एंड हिंज है, तो एल ई बराबर 2l हो जाता है, इक्विवेलेंट लेंथ 2 टाइम्स एल की होती है। कॉलम विद वन एंड फिक्स अदर एंड हिंज, इसके लिए एल ई बराबर कितना हो जाता है? l बाई रूट 2 हो जाता है, आपको पता है। तीसरे के लिए कॉलम विद बोथ एंड फिक्स, यानी एल ई बराबर l बाई 2 हो जाता है ना, एल ई बराबर क्या हो जाता है? l बाई 2 हो जाता है। और कॉलम विद बोथ एंड हिंज, तो बोथ एंड हिंज होता है तो एल ई बराबर l हो जाता है। तो जनरल फॉर्मूले में जब आप एल ई बराबर l रखोगे तो यही बनेगा, यानी इसका आंसर क्या हुआ? डी ऑप्शन। देखिए, कॉलम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लगातार बार बार सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आपको पता है केवल 4 एंड कंडीशन है, सारी कहानी उन्हीं के बीच में घूमती रहती है। तो सॉम में कुछ एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो होते बहुत छोटे, मतलब पढ़ने में आपको 1 घंटा लगेगा, ठीक है, लेकिन उससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत होती है। उसी में से एक टॉपिक है आपका कॉलम, ठीक है। पढ़ने में आसान है, ठीक है, मतलब समझने में आसान है, टाइम ज्यादा कम खाता है और क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस पूछ रहा है। अगर आपने हमसे पढ़ाई की होगी तो हम इसको सिग्मा एन स्टार बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। तो भाई द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, तो बेटा मिनिमम, मैक्सिमम, जीरो, ये कुछ भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दीज। कई लोग इसमें जीरो आंसर बताते हैं, जानते हो क्या एनालॉजी लगाता है? हम एक चीज रटे बैठे होते हैं, क्या रटे बैठे होते हैं कि सर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे, सॉरी, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन पे शियर स्ट्रेस जीरो होती है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होगी। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। हम अगर मोर सर्कल बनाते हैं तो वहां से हम फॉर्मूला देखते हैं कि हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है, जिसको जनरली सिग्मा एन स्टार से दिखाते हैं, वो होती है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। तो भैया यहाँ पे आपकी जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो जीरो भी हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम तो नहीं होगी। क्यों मैक्सिमम और मिनिमम नहीं होगी? क्योंकि भाई प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बोल रहा है, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन मतलब शेयर स्ट्रेस प्रेजेंट कर रही है। अब जब शेयर स्ट्रेस प्रेजेंट कर रही है तो मैक्सिमम नॉर्मल और मिनिमम नॉर्मल तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, और जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो बेस्ट आंसर क्या हुआ इसमें? नन ऑफ दीज, ठीक है, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं। आइए, द टर्म जी एंड थीटा इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, द टॉर्शन इक्वेशन। तो टॉर्शन इक्वेशन है टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल, हम सब जानते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जी और थीटा किसको कहते हैं? तो भाई जी यंग्स मॉडुलस तो है नहीं, काटो इसको। जी यंग्स मॉडुलस तो है नहीं, काटो इसको। जी बल्क मॉडुलस भी नहीं है, काटो इसको। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड एंगल ऑफ एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ शाफ्ट, ये सही लग रहा है ना, ये सही हो गया। क्यों भाई? जी क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, आप शेयर मॉडुलस भी कहते हैं, और थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या बन गया गाइस? ये ऑप्शन बन गया हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। याद रखिए क्या बोला है भाई? हमसे बोलता है कि चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन बोला है, इनकरेक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इनकरेक्ट।
चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसमें बहुत गलती होती है भैया, करेक्ट इनकरेक्ट पूछता है, इनकरेक्ट है, कहीं करेक्ट दिमाग में चला गया तो आती हुई बात गलत, ठीक है। बोलता है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, द इक्वेशन ऑफ इलोंगेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड हैविंग लेंथ एल ड्यू टू द सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट की वजह से भाई क्या होता है, आपने दो फॉर्मूले पढ़े हैं। कौन से दो फॉर्मूले पढ़े हैं सर? हमने पढ़ा डेल्टा इज इक्वल टू गामा एल स्क्वायर बाई 2e। अब इसमें गामा से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है नहीं तो इसका मतलब ही नहीं है। दूसरा क्या पढ़ा, डब्ल्यू एल अपॉन 2ae। तो डब्ल्यू एल अपॉन 2ae यानी ये तो करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, मतलब ये दोनों ही इनकरेक्ट है। तो दोनों ही इनकरेक्ट है तो बेस्ट ऑप्शन क्या मैच किया? चौथा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है। हमेशा मोस्ट करेक्ट ऑप्शन देना है। आइए क्या बोलता है, What will be the change in length of a steel bar? एक स्टील बार है जिसकी लंबाई, जिसकी लेंथ हमको दी हुई है, ऑफ हैविंग अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन दी हुई है। सॉरी, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है गाइज, हमें निकालना है चेंज इन लेंथ, ओके, ऑफ अ स्टील। सॉरी मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है भाई, बहुत गर्मी और सर्दी लगता है यहाँ पे, है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा जुकाम हो गया, तो बीच बीच में मेरी खांसियों को माफ करिएगा, ठीक है। आइए, व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ ऑफ अ स्टील बार हैविंग अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमेंशन 40 mm क्रॉस 40 mm which is subjected to an axial compressive load of 250 kilonewton if the length of the bar is 4 meter and modulus of elasticity। लेंथ दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। आपको पता है डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ही होता है ना, यानी डेल्टा इज इक्वल टू पी कितना है जी? P है 250 किलो न्यूटन यानी 250 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। लेंथ कितनी दी हुई है भाई? 4 मीटर अपॉन एरिया 40 इंटू 40। तो आप इसको 40 में ले रहे हो, जरा यहाँ 10 टू द पावर 3 कर देना क्योंकि ये आपने मीटर में लिया है। यंग्स मॉडुलस 250 GPa यानी 250 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको उड़ा दीजिए, इसको उड़ा दीजिए, है ना, 1 4 1 4, ठीक है। तो कितना बचा है? 1000 बाई 400, 1000 बाई 400 यानी 10 बाई 4, 10 बाई 4 यानी कितना हो गया बेटा? 2.5, राइट बेटा। 10 बाई 4 यानी कितना हो गया? ये हो गया आपका 2.5, ठीक है। ऑप्शन देखो 2.5 mm यानी ए ऑप्शन, वंडरफुल, ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिए, ठीक है। PL अपॉन ए सारी वैल्यूज रख दी है आपने और आंसर निकाल लिया है। चलो वंडरफुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the equivalent torque in a shaft is 500 Newton meter and bending moment is 300 Newton meter, calculate the magnitude of the required torque and the equivalent bending moment। ठीक है, क्या निकालना है भैया? आपको इक्विवेलेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिक्वायर्ड टॉर्क निकालना है और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट निकालना है। अब बेटा हमको क्या पता है, जो इक्विवेलेंट टॉर्क होता है वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। हम लोग थ्योरी ऑफ फेलियर नाम का एक चैप्टर है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की एक्सटेंशन है, वहां पढ़ते हैं, ठीक है। कई लोग इसको बेंडिंग वाले चैप्टर और टॉर्शन के चैप्टर के बाद भी पढ़ते हैं। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ देखिए इक्विवेलेंट टॉर्क दिया हुआ है 500, ठीक है। एम आपको दिया है क्या? एम दिया है 300 स्क्वायर, ठीक है, प्लस टी स्क्वायर। तो यहां से बेटा टी कितना निकला है? 400 आ गया। कैसे सर 400 कैसे आ गया भाई? ये तो ट्रिपलेट आप याद रखिए, ठीक है। 3 4 5, ठीक है, 3 4 और 5 वाला ट्रिपलेट आप याद रखिए। अगर दो साइड हमको दी हुई है तो तीसरी साइड एकदम दिमाग में याद होनी चाहिए, टाइम भी बचाना होता है। तो टी हो गया 400। देखो ऑप्शन देख लो एक बार, तो अब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन दो में फंस गए तो आगे भी करना पड़ेगा। अब हमें क्या बोला है? हमको बोला है इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। तो एम इक्विवेलेंट कितना होता है? हाफ एम प्लस रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो कितना हो गया भाई इक्विवेलेंट? ये हो गया हाफ एम, हमको दिया है 300 और इक्विवेलेंट टॉर्क तो हमको 500 क्वेश्चन में गिवन ही है। ये क्या है? ये इक्विवेलेंट टॉर्क ही तो है। तो ये कितना है? 500 यानी 800 बाई 2 400, यानी क्या ऑप्शन बना? बी ऑप्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, है ना, आप भी साथ में थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। देखिए जल्दी क्यों कर रहा हूँ भाई? यहाँ मैं आराम से भी कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि भाई एग्जाम में आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी होगी। चलिए, इफ द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इज इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, चलो जी 3 डायमेंशन की बात हो गई, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन अ स्ट्रेस टेंसर
रिक्वायर्ड टू डिफाइन द स्ट्रेस कितना होता है बेटा 6 होता है। ठीक है, पता है हमको कि नहीं पता है भाई। अगर हम एक स्ट्रेस टेंसर की बात करें तो आपने कई बार ये सब मैट्रिक्स देखी होंगी, क्यों? सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स टाउ एक्स जेड होता है, टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड टाउ वाई एक्स टाउ वाई जेड टाउ जेड एक्स टाउ जेड वाई। ठीक है, तो यहां पे बेटा क्या होता है, ये और ये बराबर होते हैं क्योंकि शेयर स्ट्रेस कॉम्प्लीमेंट्री होती है इन नेचर, राइट। ये और ये भी बराबर होते हैं और ये बराबर होते हैं। तो बेटा कितने कंपोनेंट हो गए हमारे, कितने कंपोनेंट हो गए? 6 कंपोनेंट हो गए जो इंडिपेंडेंट है। कैसे था 6, कैसे इंडिपेंडेंट? देखो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, ये 3 तो हमको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा इस मैट्रिक्स में इन 3 और नीचे वाले 3 में से कोई भी 3 हमें मिल जाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए मेरे भाई? 6 हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंडीशन फॉर द थर्मल स्ट्रेसेस इन अ बॉडी आर गिवन बिलो। भाई थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला होता है भैया थर्मल स्ट्रेस का? सर हमको डाटा है अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। आइए, द कंडीशंस फॉर द थर्मल स्ट्रेस इन अ बॉडी इज गिवन बिलो। इट इज द फंक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा का फंक्शन दिख ही रहा है। इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर राइज, डेल्टा टी का फंक्शन ये भी दिख ही रहा है। इट इज द फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी दिख ही रहा है। तो भैया तीनों का ही फंक्शन है, तो तीनों का ही फंक्शन है तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। देखो भाई ये थोड़ा सा नीचे चला गया है, चौथा ऑप्शन आपका, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था तो ये थोड़ा सा इसमें यहाँ पे आ गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। भूल चूक माफ हो, ठीक है भैया, ठीक है। हम लोग भी देखिए आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, कई बार हमसे भी भूल चूक होती है, उसके लिए माफ़ी, ठीक है। ज़्यादा उसको वो मत लीजिएगा क्योंकि टाइपिस्ट थोड़ी ना मास्टर है भाई। अब इस पे बोर्ड पे लगाया पीपीटी पे सही दिख रहा था लेकिन ये यहाँ पे नीचे पहुँच गया, अब उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इतने समझदार हैं, समझते हैं। सो ये तीनों ही इसका फंक्शन है थर्मल स्ट्रेस अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, तो तीनों ही करेक्ट है, यानी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर हुक्स लॉ। चलो इसको हटाओ पहले, ये सही है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन के हिसाब से ये करेक्ट हो गया। देखिए ऑप्शन पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है। पहला और तीसरा गलत है तो चौथे ऑप्शन में दोनों को ही शामिल किया गया है, ठीक है। अब कोई यहाँ पे बहस भी कर, अरे सब पहला भी लगाया तो वो भी तो इनकरेक्ट है। बेटा जब आप ऑप्शंस में आंसर करते हो तो उस ऑप्शन के हिसाब से आपका जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, जो बेस्ट फिट बैठ रहा है, आपको वो देना होता है। तो बेस्ट फिट क्या हो गया बेटा, यहाँ डी ऑप्शन हो गया। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी निकालने का है, ठीक है। पॉइजन रेशियो दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है 0.25, कई लोग न्यू बोलते, कई लोग म्यू बोलते, कई लोग 1/m बोलते, एक ही बात है पॉइजन रेशियो। यंग्स मॉडुलस कितना है 200 GPa, यंग्स मॉडुलस आपका कितना है 200 GPa। अब हमें फॉर्मूला क्या पता है, E इज इक्वल टू 2G1 प्लस न्यू, तो E इज इक्वल टू 2G1 प्लस न्यू, तो 200 इज इक्वल टू 2 इंटू G, G हमारा कितना है G1 प्लस न्यू यानी 0.25, यानी ये कितना हो गया बेटा, G हो गया 180, सॉरी 80 हो गया, है कि नहीं है। G कितना हो गया बेटा 80 हो गया, है ना। 2 इंटू 1.25, ठीक है, ठीक है, यानी 100 डिवाइडेड बाई 1.25, तो 100 डिवाइडेड बाई 1.25 कितना हो रहा है 80 हो रहा है। अरे सर कैलकुलेशन में, अरे भाई ऑप्शन देखो भाई, एक बार बताओ 100 डिवाइडेड बाई 2 हो गया तो 100 डिवाइडेड बाई 1.25, यानी 100 से तो कम ही होगा, 100 से कम होगा तो 80 या 50। अब 50 हो नहीं सकता क्योंकि 100 का आधा थोड़ी है, ठीक है, तो 80 ही ऑप्शन बचा, ठीक है। और ये एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये स्टील की प्रॉपर्टीज है। ये जो सब्जेक्ट सॉम का होता है, ये इनिशियली जब बनाया गया था तो ये स्टील की स्टडी थी। आज भी अगर आप इस सब्जेक्ट को मतलब विदेशों में देखेंगे, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आज भी इसको स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स में अपन स्टील का यूज करते थे, तो ज्यादातर यहाँ पे स्टील की बात होती है, ये स्टील की प्रॉपर्टी है, ठीक है, नियरली स्टील की प्रॉपर्टी है। आइए, द बीम विच हैज वन डैश 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 डैश, ठीक है, एंड अदर डैश 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 एंड इज नोन एज कैंटिलीवर। कैंटिलीवर किसको कहते हैं, एक एंड फिक्स होता है, एक एंड फ्री होता है, तो कैंटिलीवर में एक एंड फिक्स, एक एंड फ्री। चलो बहुत आसान क्वेश्चन, विच फॉर्मूला करेक्टली डिपिक्ट्स द इलोंगेशन ऑफ अ टेपर्ड बार। थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है,
इसमें ये ऑप्शन हुआ, माफ करिएगा ये ए गलत टाइप हो गया है, ठीक है, ये ए गलत टाइपिंग में आ गया है। तो ये क्या है 4pl/पाई d1 d2 इंटू ई, ठीक है। चलिए, विच इक्वेशन करेक्टली रिलेट्स द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन टर्म्स ऑफ जी एंड के। तो ई इज इक्वल टू, देखो ऑप्शन देखो, 9 kg 3k प्लस जी, ये हमारा स्टैंडर्ड 3 फॉर्मूले होते हैं, ये बिल्कुल रटे होने चाहिए बेटा, बहुत आते हैं। ओके, तो कौन सा वाला है, E इज इक्वल टू 9 kg 3k प्लस जी, थर्ड ऑप्शन। What is the tensile stress in the rod of cross section 20 mm cross 30 mm carrying an axial tensile load of 20 kN? बताओ यार, कैसा मजाक है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, ठीक है, मेरी बात को समझिए, ठीक है। देखिए, बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े क्वेश्चन मैं भी करा सकता हूँ, मैंने पीएचडी की हुई है आईआईटी रुड़की से, एमटेक किया हुआ है आईआईटी रुड़की से, बताइए, तो मैं तो बहुत भारी भारी क्वेश्चन करा सकता हूँ। लेकिन सीबीटी 1 में बेटा ऐसे ही हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं, हल्के क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो हमें ये भी जरूरी है कि हमको ये भी समझना होगा कि भैया क्वेश्चन के सेंस क्या आ रहे हैं, हमें वो चीज देखनी है, ठीक है। यहाँ लड़ाई क्वांटिटी की है, ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटी में हमें चीजों को पढ़ना है, ध्यान रखना है, तो क्वांटिटी की लड़ाई है, आसान कठिन की लड़ाई नहीं है। व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस इन अ रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 mm क्रॉस 30 mm कैरिंग एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 20 kN? तो एक्सियल स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। तो एक्सेल स्ट्रेस होती है फोर्स, यानी 20 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया, दैट इज 20 इंटू 30। यूनिट का ख्याल रखेंगे बेटा। हमें किस में पूछा है, हमें आंसर मेगा पास्कल में पूछा है बेटा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में पूछा है। तो कितना बन गया बेटा, 20 तो हटा दो, 1000/30, 1000/30 यानी 100/3 यानी 33.33 मेगा पास्कल। चलो उड़ाओ, सी ऑप्शन, ठीक है बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी जल्दी उड़ाने हैं। आइए, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉलम व्हेन वन एंड इज फिक्स एंड द अदर एंड इज फ्री, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। एंड कंडीशन, अगर एक एंड फिक्स है दूसरा एंड फ्री है तो इक्विवेलेंट लेंथ कितनी हो जाती है, 2 टाइम्स एल हो जाती है, ठीक है। एल किस में होती है, जब दोनों एंड हिंज होते हैं, ठीक है। L/2 किस में होती है, जब आपका एक दोनों एंड फिक्स होते हैं। L/4 तो किसी के लिए नहीं होती, L/2 होती है जब एक एंड फिक्स एक एंड हिंज होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो प्लास्टिक जोन फॉर ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल वो होता है जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो पाते हैं, यानी प्लास्टिक जोन नहीं होता। अगर आप ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखोगे तो ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरीके से जाता है, इलास्टिक रीजन उसमें होता नहीं है, सॉरी प्लास्टिक रीजन उसमें होता नहीं है, तो इसमें क्या हो गया, नो प्लास्टिक जोन। आइए, विच टाइप ऑफ सपोर्ट हैज अ सिंगल रिएक्शन कंपोनेंट, ठीक है। देखिए बहुत स्पीड में अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, स्पीड को मेंटेन रखिए। सो विच टाइप ऑफ द सपोर्ट हैज अ सिंगल रिएक्शन कंपोनेंट, इनमें से किसके पास एक सिंगल रिएक्शन कंपोनेंट होता है। तो सिंगल रिएक्शन कंपोनेंट किसके पास होता है, हिंज सपोर्ट है, रोलर है, फिक्स है, बताइए। तो रोलर सपोर्ट के पास होता है भाई, हिंज सपोर्ट पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वर्टिकल रिएक्शन दोनों ही पॉसिबल होते हैं। रोलर सपोर्ट पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन पॉसिबल होता है। फिक्स सपोर्ट पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड मोमेंट तीनों रिएक्शन पॉसिबल होते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड मोमेंट तीनों ही रिएक्शन पॉसिबल होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, the ability of a body to absorb energy and to deform plastically without fracture किसको बोलते हैं बेटा, टफनेस बोलते हैं। absorb energy, ठीक है, कौन सी एनर्जी भैया, पूरी सॉम में कौन सी एनर्जी की बात होती है, तो सर पूरी सॉम में अपन स्ट्रेन एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है भाई, जब किसी बॉडी पे कोई लोड लगता है तो लोड के द्वारा किया जाने वाला वर्क डन अगर उस बॉडी को डिफॉर्म कर दे तो आप उसको बोलते हो, क्या बोलते हो, आप उसको बोलते हो कि साहब ये है हमारी स्ट्रेन एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हो गई। तो स्ट्रेन एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हो गई, तो अगर फ्रैक्चर तक स्ट्रेन हो गया, फ्रैक्चर तक डिफॉर्मेशन हो गया, तो जितनी एनर्जी स्टोर हुई उसको आप टफनेस बोलते। अगर इलास्टिक रीजन के अंदर रह गए तो उसको रेजिलियंस बोलते। चलो तो क्या आंसर हुआ, टफनेस हुआ। आइए सॉरी खांसी के लिए माफी अगेन। A steel rod whose diameter is 2 centimeter and is 2 meter long experiences heating of temperature 30 डिग्री to 150 डिग्री, ठीक है। हिंदी भाषी भाई एक बार हिंदी में पूरा पढ़ लें।
स्टील रॉड, देखिए क्वेश्चन पूरा देख नहीं रहा, मेरा शरीर वैसे ही बहुत लंबा चौड़ा है, तो अगर मैं सामने खड़ा होता हूँ वैसे ही नहीं दिखता क्वेश्चन, कोई बात नहीं, थोड़ा साइड हो लेता हूँ, पढ़िए। A steel rod whose diameter is 2 centimeter and is 2 meter long experiences heating of temperature 30 degrees Celsius to 150 degrees Celsius. The coefficient of thermal expansion is alpha is equal to 12 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius and the Young's modulus is 200 GPa. If the rod has been restricted to its original position, चलो भैया रॉड में रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब एक बार है उसको ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो मैं समझता हूं कि आप सब लोगों ने ये केस पढ़ा होगा कि सर हमने दोनों तरफ से इसको लगा दिए सपोर्ट। अब जब हमने दोनों तरफ से इसको सपोर्ट लगा दिए हैं तो इसमें थर्मल स्ट्रेस कितनी बनेगी सर, इसमें बनेगी अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, यानी थर्मल स्ट्रेस कितनी होगी, अल्फा कितना है 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू डेल्टा टी हमारा कितना है सर, ये हो गया 120 इंटू यंग्स मॉडुलस हमारा कितना है, यंग्स मॉडुलस है हमारा 200। अब देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे भैया सर, बहुत कैलकुलेटिव लगा रहे, कुछ कैलकुलेशन नहीं, ऑप्शन देखो कैलकुलेशन देखो, तो 12 इंटू 12 144, केवल नंबर देखना, 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 2 288, यूनिट में जाओ मत, 288 ही आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन में इस तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम है क्या, नहीं सेम नहीं है, सिमिलर सा क्वेश्चन दिखता है, आइए पढ़िए, वेरी इंटरेस्टिंग, पढ़ेंगे भैया इसको। बोलता है स्टील रॉड हुज डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर एंड इज 1 मीटर लॉन्ग एक्सपीरियंसेस हीटिंग फ्रॉम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। The coefficient of thermal expansion is alpha is equal to 12 into 10 to the power minus 8 per degree Celsius and the Young's modulus is 300 GPa. तो अल्फा इज इक्वल टू कितना है 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 पर डिग्री सेल्सियस एंड यंग्स मॉडुलस इज 300 GPa। यंग्स मॉडुलस हमारा है 300 GPa। इफ द रॉड हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड, if the rod has not been restricted in its original position, the thermal stress developed is, तो thermal stress कितनी हो गई भैया, 0 हो गई, क्यों, क्योंकि not been restricted भैया, not been restricted, उसको अपनी जगह पे रोका नहीं गया है, यानी फ्री एक्सपेंशन है, फ्री टू एक्सपेंड है। और आपको पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोई बॉडी अपनी डायमेंशन चेंज करने के लिए स्वतंत्र होती है, आज़ाद होती है, तो उसमें स्ट्रेस आने की कोई वजह नहीं होती है। इस वजह से यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस क्या हो गई, थर्मल स्ट्रेस हो गई 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। In the case of an elastic bar fixed at an upper end and loaded by a falling weight at the lower end, चलो भैया loaded by a falling weight, भाई देखो की टर्म्स को पहचाना करो भैया, कोई वेट गिर रहा है मतलब क्या है, इम्पैक्ट लोडिंग का केस है। इम्पैक्ट लोडिंग, शॉक लोडिंग एक ही बात है, इम्पैक्ट लोडिंग और शॉक लोडिंग से रिलेटेड आपका केस बन गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। शॉक लोड प्रोड्यूस कैन बी डिक्रीज बाई, तो शॉक लोड कैसे डिक्रीज होगा भैया, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था, हमने इम्पैक्ट फैक्टर की बात की थी, तो अगर शॉक लोड को डिक्रीज करना है तो इम्पैक्ट फैक्टर को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इम्पैक्ट फैक्टर होता क्या है जी, इम्पैक्ट फैक्टर होता है 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 2h अपॉन डेल्टा स्टैटिक, यानी PL अपॉन A, है ना। तो इम्पैक्ट फैक्टर को कम करने के लिए एरिया को क्या करें, एरिया को कम कर दें, सो डिक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार। तो एरिया को जब आप डिक्रीज करोगे तो शॉक लोड डिक्रीज हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। The total elongation produced in a bar of uniform section hanging vertically downward due to its own weight, self weight का केस आ गया भैया, सेल्फ वेट का केस आ गया, is equal to that produced by a weight। तो सेल्फ वेट का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, हाफ WL अपॉन AE, चलो पढ़ो भैया, ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ बार एंड अप्लाइड एट द लोअर एंड। नो भाई, मतलब आप देखिए अगर इसको थोड़ा सा कंपेयर करें तो आपने पढ़ा भी होगा, देखिए हाफ PL अपॉन AE वाला फॉर्मूला आ गया, यानी ये तो एक्सियल लोड वाला फॉर्मूला हो गया, यानी अगर सेल्फ वेट की वजह से डिफ्लेक्शन की बात करें बेटा, अगर सेल्फ वेट की वजह से डिफ्लेक्शन की बात करें तो सेल्फ वेट की वजह से बेटा जो डिफ्लेक्शन होता है, सेल्फ वेट की वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है, अगर वही सेल्फ वेट एक एक्सियल लोड की तरह लग जाता
तो उसकी वजह से होने वाले डिफ्लेक्शन के हाफ होता है, आपकी आंखों के सामने है, तो हाफ द वेट ऑफ द बार अप्लाइड एट द लोअर एंड। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ड्यूरिंग अ टेंसाइल टेस्ट ऑन अ स्पेसिमेन ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन द मैक्सिमम लोड ऑब्जर्व was 8 tons and the area of the cross section at the neck was 0.5 centimeter square। कोई दिक्कत नहीं। आइए, मैक्सिमम लोड दिया हुआ है और ओरिजिनल एरिया दिया हुआ है। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी SUT पूछा है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो बेटा टेंसाइल टेस्टिंग से हमको अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकल के आती है, हमको यील्ड स्ट्रेंथ निकल के आती है। तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है? मैक्सिमम लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया। तो मैक्सिमम लोड हमारा कितना है? 8 टन। ओरिजिनल एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कई लोग सोचेंगे सर ये 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों दिया हुआ है? बेटा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। याद रखिएगा, कभी भी आप स्ट्रेंथ निकालते हो तो यील्ड स्ट्रेंथ निकालो, अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालो, हमेशा आप ओरिजिनल एरिया लेते हो। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकाल ले हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मटेरियल हैविंग द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शन। भैया बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ लिया। आइसोट्रॉपिक मटेरियल, भर भर के आइसोट्रॉपिक मटेरियल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होते हैं? 2 होते हैं। जो पीछे हम रिलेशन देख रहे थे, E is equal to 2g 1 plus mu, E is equal to 3k 1 minus 2 mu, E is equal to 9kg 3k plus g, ये सारे जो आपने देखे थे, ठीक है, ये सारे जो आपने इक्वेशन देखे थे, ये सब आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए ही वैलिड होते हैं। एंड आइसोट्रॉपिक होते हैं जो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं एक पॉइंट पे। गेटिंग माय पॉइंट? उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है 21, ऑर्थोट्रॉपिक में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है 9। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आइसोट्रॉपिक मटेरियल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्या होता है स्ट्रेन? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक बात है भाई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसी को कहते हैं। चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, भाई ये भी स्ट्रेन है। तो अब भैया तीसरा पढ़ के क्या करोगे? ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट हो गया। क्यों भाई? पहले दूसरा अगर करेक्ट है तो भाई ऑल ऑप्शन ही करेक्ट है भाई, उसमें और कोई चॉइस ही नहीं है। आइए, गेस्ट थ्योरी ऑफ फेलियर। भाई गेस्ट थ्योरी ऑफ फेलियर क्या होती है? किसके लिए वैलिड होती है? डक्टाइल मटेरियल। तो सर इसका दूसरा नाम ट्रेस्का थ्योरी है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ फेलियर में हम पढ़ते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, राइट। तो ये जो सब चीजें हम पढ़ते हैं बेटा, ये जो सब हम चीजें पढ़ते हैं, तो ये उसमें से आपको पूछा गया। तो गेस्ट थ्योरी मतलब ट्रेस्का थ्योरी, ठीक है। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी किसके लिए यूज होती है बेटा? ये यूज होती है डक्टाइल मटेरियल के लिए। अंडरस्टूड बेटा? क्यों डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज करते हैं हम? क्योंकि डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो वीकेस्ट होता है शियर में। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी यूज होती है, जिसका नाम होता है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, वॉन माइसेस थ्योरी। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से कैलकुलेट करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा आता है, एमडीईटी से करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम आता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब बीम इज लोडेड एज अ कैंटिलीवर, इफ द लोड एट द एंड इज इंक्रीज द फेलियर विल अकर एट द सपोर्ट। अरे भाई कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर है और आखिरी में लोडेड है, तो ये लोड इंक्रीज और डिक्रीज हो, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है वो कहाँ आएगा? अगर हम इसका बीएमडी बनाएं तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनता है, W इंटू एल। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा बेटा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट पे आएगा, तो फेलियर के चांसेस कहाँ होंगे? सपोर्ट पे ही होंगे, है ना। तो क्या आंसर हो गया? एट द सपोर्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। A body is subjected to principal stresses at a point having a values of 200 megapascal and 100 megapascal respectively. What is the value of maximum in plane tau max? तो in plane tau max का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। एक in plane tau max होता है, एक एब्सोल्यूट tau max होता है। एब्सोल्यूट tau max क्या होता है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, और सिग्मा 1 बाई 2 में से जो मैक्सिमम होता है वो होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो कितना बनेगा भाई? सिग्मा 1 है 200, सिग्मा 2 है 100, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 यानी 200 माइनस 100 बाई 2 कितना हो गया बेटा? 50 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच सेटिस्फाई द हुक्स लॉ। बेटा ये तो हुक्स लॉ है नहीं, ये हुक्स लॉ है,
ठीक है, ये हुक्स लॉ है तो बी ऑप्शन सही हो गया भैया, यहीं खत्म हो गई बात, है ना। ठीक है, चलो हुक्स लॉ आप जानते हैं, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। The formula for the Euler's buckling load as given as pi square EI upon 4L square। यानी यहाँ पे सीधी सी बात क्या है कि LE की जगह पे 2L रखा हुआ है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई स्क्वायर EI मेन अपॉन LE स्क्वायर। तो बेटा LE की जगह पे जब आप 2L रख दोगे तभी तो ये 4L स्क्वायर हो जाएगा, 4L स्क्वायर हो जाएगा। तो भैया ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, कॉलम विद वन एंड इज फिक्स अदर इज फ्री। ठीक है, हमने अब देखो इतने क्वेश्चनों में तीसरा चौथा क्वेश्चन ये आपको कॉलम का नजर आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इफ द पॉइजन रेशियो इज 0.25 एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 80। 200 हो गया बेटा, अभी किया था ना थोड़ी देर पहले, भाई पॉइजन रेशियो 0.25 और आपको उस केस में यंग्स मॉडुलस दिया था 200, तो जी आपने निकाला था 80। अब देखो जी दिया है 80, पॉइजन रेशियो दिया 0.25, तो ई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। वेरी वेरी सिंपल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी एंड यूनिट वॉल्यूम। देखिए मॉडुलस, ये शब्द लग गया मॉडुलस, तो इसका मतलब क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में बात हो गई, पर यूनिट वॉल्यूम में बात हो गई। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या बन गया, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी एंड यूनिट वॉल्यूम। आई होप आपको समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, शियर स्ट्रेस पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो आपकी डायमेंशनलेस होती है। डायमेंशनलेस का क्या मतलब होता है साहब, डायमेंशनलेस का मतलब होता है, डायमेंशनलेस का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज जिसमें कोई यूनिट ना हो। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें कोई यूनिट ना हो वो डायमेंशनलेस होती हैं। जैसे स्ट्रेन हो गई, जैसे पॉइजन रेशियो हो गया। पॉइजन रेशियो क्या है, लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हुई क्योंकि इसके पास कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो कोई भी क्वांटिटी जिसमें कोई यूनिट होती है वो डायमेंशन होती है उसके अंदर, एक्सेप्ट, बताइए फिजिक्स, आपकी जनरल साइंस में फिजिक्स में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। बताइए ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसमें यूनिट तो होती है बट डायमेंशन नहीं होती। तो कौन सी होती है, एक होता है एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। चलो भैया, अब आप कहोगे सर सॉम पढ़ाते पढ़ाते फिजिक्स में पहुंच गए, चलो कोई बात नहीं। एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, बट उसमें कोई डायमेंशन नहीं होती। उन दोनों के अलावा अगर किसी भी क्वांटिटी में यूनिट है तो उसमें डायमेंशन होगी, और अगर यूनिट है ही नहीं तो डायमेंशन उसमें नहीं होगी। ठीक है, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, यहाँ पे पॉइजन रेशियो हो गई। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम लोगों ने बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनाए, मिक्स टॉपिक के क्वेश्चन बनाए। आई डोंट नो कि कितने बनाए, 40-50 के करीब हो गया होगा, 40 हो गया आई गेस। 40 क्वेश्चन के करीब आज हमने इस सेशन में किए हैं, और बिल्कुल वैसे क्वेश्चन किए जो आपके एसएससी जेईई सीबीटी 1 में हमको एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सो गाइस, आज के सेशन में अपन इतना ही रखेंगे। आई होप ये सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। इसके साथ साथ चैनल पे आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्वेश्चन, सर्वे इंजीनियरिंग क्वेश्चन, अभी इस वीडियो के बनने के साथ साथ दूसरे मास्टर साहब जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो भाई आपको बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। बस एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखिए हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक सब्सक्राइब आपका भी बनता है, तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए। सो गाइस, विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।